स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपु सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 30 नंबर पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 30वें पार्ट में एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, थंबनेल पर देखा ही होगा, हॉफमान करके आपसे पूछा जाता है। हॉफमान जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो इसे 3-4 तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कौन कौन से भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि ये वीडियो आप लोगों को देख लेना चाहिए। अगर आप लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते होंगे लगातार, तो आप लोगों को पता भी होगा कि हाफमान आपको कई जगह पर देखने के लिए मिला होगा। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हाफमान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं, बीएससी सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी को तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। साथ में अगर आप क्लास 12 में हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, क्लास 12 में हैं, या सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है क्लास 12 का, उसमें एमीन वाले चैप्टर में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आप देखेंगे, उस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, एमीन्स वाले चैप्टर में आपको मिलेगा हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड। इसका नाम ही होता है वैसे, हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, लेकिन ये उसी चैप्टर में आपको आप अगर जाएंगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लास 12 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास 12 वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में बीएससी सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में बना हुआ, किन किन तरीक़ों से, क्या इसका क्राइटेरिया रहा है पूछने का, क्या इसका स्टाइल रहा है पूछने का एग्जाम में। तो सबसे पहले उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला टाइप इसका है, और जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं पूछा जाने वाला टाइप है, वो आपका है हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स, ठीक है। हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स, इस नाम से आप देखेंगे, इसके आगे लगा देता है राइट शॉर्ट नोट ऑन, है ना। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। तो एक टाइप हो गया इसका पूछने का कि हाफमान डिग्रेडेशन के ऊपर। ये अगर आप देखेंगे 2013 में, 14 में और 18 में पूछा हुआ है, ये वाला टाइप। इसके साथ में 18 के बाद की अपडेट आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि आप लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल का रखे रहिए, उसको देखते रहिए। जिस भी ईयर में आप लोग इस टाइम हैं, उस ईयर के से लेकर के पिछले 5 ईयर का आप लोग चेक कर लिया करिए कि कब कभी पूछा गया, और यहाँ पर आगे बढ़ा करके लिख लिया करिए, ठीक है। चलिए, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, जो दूसरा टाइप इसका पूछने का है वो है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड करके पूछ दे, या फिर हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन करके पूछ दे, तो ये दोनों ही रिएक्शन आपके बिल्कुल सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहे इस वाले नाम से पूछे चाहे इस वाले नाम से पूछे, दोनों का ही आंसर बिल्कुल सेम होता है। वैसे ये अगर आप देखेंगे सिर्फ एक बार पूछा गया 2015 में, तो 2013 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 की भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये दोनों टाइप बिल्कुल सेम है। दोनों में से कुछ भी लिख करके आपसे पूछ दे, ब्रोमाइड लिख करके पूछ दे, या फिर सिर्फ वैसे ही पूछ दे कि हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, तब भी दोनों में ही आपको सेम आंसर लिखना होगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं। ये मत सोचने लगिएगा ये अलग पूछ लिया, ये अलग पूछ लिया, अब इन दोनों को अलग अलग कैसे तैयार करें, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं। एक जो सेकेंड टाइप इसका, ये दोनों तो एक ही टाइप के हो गए। तो एक जो इसका जो सेकेंड टाइप है पूछने का हाफमान से रिलेटेड, उसको मैं आपको अगर बताऊं तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, गिव द हाफमान्स मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को सेपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, सेपरेट, क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। इसका दूसरा टाइप आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल सेम हो गया। तो ये आपका दूसरा टाइप इसका है हाफमान से रिलेटेड, कि सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेपरेशन करने के लिए, और दूसरा इसका डिग्रेडेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी हाफमान से रिलेटेड आप देखेंगे, हाफमान के नाम से और भी ढेर सारे रिएक्शंस है, 2-3 रिएक्शंस और भी हैं, एक एलिमिनेशन करके रिएक्शन है, लेकिन वो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो उसको हम नहीं करवा रहे हैं फिलहाल। बाकी इतने ही 2 ही टाइप्स यहाँ पे समझिए हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिसमें पूछने का जो तरीका वो 3 तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसको भी अगर आप लोग देखें 2015 में, 16 में और 18 में पूछा गया है। अब अगर आप लोग टोटल मिला करके देखें, 2013 में, फिर 14 में, फिर 15 में पूछा गया, फिर देखिए 15 में इसको भी, ये दोनों ही पूछा गया है। ये आपका लॉन्ग में पूछा गया है, शॉर्ट में यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑन करके पूछा गया है इसको, यानी कि 7.5 नंबर में, 7.5 नंबर में ऑप्शन में करके पूछा गया। तो उसमें समझिए तभी 2-3 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको 5 नंबर में पूछा गया बी वाले सेक्शन में 2015 में। तो 5-3 8 नंबर आपको देखिए 2015 वाले जो रहे होंगे, तो 8 नंबर बिल्कुल सिर्फ एक ही टॉपिक से पा गए होंगे, 8 नंबर कम से कम, ठीक है। तो इस तरीके से मिल गया है। और अगर आप देखेंगे 2016 में देखिए ये वाला पूछा गया है, और 2018 में भी आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों मिला करके पूछा गया है। दोनों फिर से 7-8 नंबर आपका हो जाता है।
2018 यहाँ पे भी लिखा है, 2018 यहाँ पे भी लिखा है। और उस तरह से अगर हम बात करें 2013 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 को अगर छोड़ दिया जाए, 2017 में एकदम नहीं पूछा गया, कोई नहीं पूछा गया, 2017 को छोड़ करके 2018 में दो बार पूछ लिया है। तो आप ये मान करके चलिए कि हर साल लगभग ये पूछा जा रहा है, और किसी किसी साल में तो दो बार ये वाला भी पूछ ले रहा है, दोनों में से कोई एक, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही उठा करके आपसे पूछ लिया जा रहा है कभी कभी किसी किसी साल में। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक तरीके से इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर के ठीक से समझेंगे तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं डिग्रेडेशन या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, एक और बात हो सकता है कभी कभी यहाँ पे रिएक्शन न लिख करके अरेंजमेंट लिख देता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अरेंजमेंट या फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन अरेंजमेंट ऑफ एमाइड अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट करके आपसे पूछ लिया जाए तब भी आप समझ लीजिए कि यही पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसे कर लिया जाता है, अरेंजमेंट कर देता है, कभी कभी रिएक्शन कर देता है, कभी कभी मैकेनिज्म कर देता है, मतलब कुछ भी इस तरीके से घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, यही सेम टू सेम आंसर रहेगा, सेम क्वेश्चन को ही टेस्ट कर करके पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। इसके आंसर की अगर बात करें तो हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, अगर इसके नाम को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है हॉफमैन तो उनका नाम हो गया। डिग्रेडेशन का मतलब वैसे अगर आप हिंदी में देखेंगे ना तो निम्न करना, यानी कि उसको रिड्यूस करना एक तरीके से, ये रिड्यूस आप लोग ज़्यादा समझेंगे ठीक से। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, छोटा कर देना, है ना। हिंदी में अगर बोले तो छोटा कर देना, किसको छोटा कर देना, तो एमाइड्स को। अब देखिए एमीन अलग होता है और एमाइड अलग होता है। एमीन कब होता है, एमीन जब NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग एमीन बोलते हैं, और जब NH2 के साथ साथ CO ग्रुप भी लगा होता है, कौन सा ग्रुप, CO ग्रुप, है ना। जब NH2 के साथ साथ CO ग्रुप भी लगा होता है तो उसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, और जब सिर्फ NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग एमीन बोलते हैं। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो एमाइड को तो करना ही करना है, तो आप समझ नहीं पाएंगे किसका करना है, ठीक है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि एमाइड को रिड्यूस कर देना है, यानी कि डिग्रेड कर देना है, यानी कि इसका डिग्रेडेशन करवा देना है, यानी कि इसको छोटा कर देना है सीधे सीधे कहें तो। या फिर इसी का जो दूसरा फॉर्म है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का मतलब है कि जैसी बात है, इसमें जब ब्रोमाइड का नाम ले लिया है तो आपको ये बता दिया है कि आपको ये जो डिग्रेड करना है, आपको ये जो घटाना है, जिसको जो छोटा करना है, जो रिड्यूस करना है, वो किससे करना है, तो बाय द हेल्प ऑफ ब्रोमाइड, यानी कि Br2 से रिएक्शन करवा के आपको करना है, ब्रोमीन का यूज इसमें करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके नाम में ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद इसके अंदर आप लोग लिखेंगे क्या, तो व्हेन एमाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, जैसा कि हम आपको ऊपर बता दिए हैं कि जब कोई एमाइड का ही डिग्रेडेशन करवाना है तो एमाइड तो लेना ही पड़ेगा। तो जब कोई एमाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन से जब रिएक्शन करता है, एंड ब्रोमीन के साथ साथ किससे, सिर्फ ब्रोमीन से रिएक्शन करने से बात नहीं बनती है, ब्रोमीन के साथ साथ रिएक्शन करता है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस से, और स्ट्रॉन्ग बेस में आप लोग जानते हैं या आप लोग NaOH ले लीजिए या फिर आप लोग KOH ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, NaOH या फिर KOH, ठीक है। तो सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है, एमाइड का रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन से, और ये कोई बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग वाला बेस लेना है, NaOH या फिर KOH को लेना है। इसको लेकर के जो ही आप लोग रिएक्शन करवाएंगे देन प्राइमरी एमीन्स आर फॉर्म्ड। तो याद रखिएगा कौन सी एमीन फॉर्म होती है, तो 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी एमीन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि प्राइमरी एमीन्स बनती है, आप लोग उसको बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हॉफमैन डिग्रेडेशन में एमाइड से कन्वर्जन हो जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एमाइड आपका कन्वर्ट हो जा रहा है एमीन में। देखिए एमाइड से एमीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अभी हम आपको बताएं कि एमीन में और एमाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो एमाइड में जब CO के साथ साथ NH2 लगा होता है तो एमाइड होता है, और जब सिर्फ NH2 लगा होता है तो एमीन होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करवाना है। इसका मतलब ये है कि इसमें CO NH2 है और इसमें सिर्फ NH2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमाइड में से CO को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना। अब यहाँ पे लिखा है ना डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, यानी कि एमाइड को छोटा करना है। तो छोटा कैसे करेंगे, कुछ काटेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे तभी तो छोटा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि CO को, एमाइड में से CO को क्या कर दें, काट करके निकाल दें, है ना, काट करके निकाल दें। और जब इसको काट करके निकाल देंगे तो बाकी बचेगा क्या, हमारे पास NH2 सिर्फ बचेगा, और जब सिर्फ NH2 बचेगा तो वो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम बदल करके एमाइड ना हो करके एमीन हो जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म हो गया, रिएक्शन आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये इतनी बात आप लोग लिखेंगे। इसके बाद इन दिस रिएक्शन डिग्रेडेशन ऑफ CO ग्रुप, देखिए वही जो अभी हम समझाए हैं सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है।
ये देखिए, इन दिस रिएक्शन डिग्रेडेशन ऑफ CO ग्रुप फ्रॉम एमाइड ग्रुप। देखिए सेम बात लिखी हुई है कि क्या करना है, डिग्रेडेशन ऑफ CO ग्रुप। CO ग्रुप का क्या कर देना, डिग्रेडेशन, यानी कि उसको काट करके निकाल देना। समझिए ये CO ग्रुप जो है ना, इसके अंदर सड़ा गला पार्ट है ना, सड़ा गला बिल्कुल पार्ट है। और जब सड़े गले पार्ट को जब काट के निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास जो प्योरेस्ट फॉर्म, जिस खजाने की हम लोग खोज कर रहे थे, वो खजाना हमारे हाथ लग जाएगा, है ना। तो CO को जो ही निकालेंगे तो तुरंत हमारे पास खजाना आ जाएगा, और उस खजाने का नाम होगा एमाइड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ CO ग्रुप फ्रॉम एमाइड ग्रुप्स टेक्स प्लेस, सो इट इज आल्सो नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड और डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको हम लोग जनरली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, डिग्रेडेशन करवा देना है CO ग्रुप का, किसमें से, एमाइड ग्रुप में से। और जो ही एमाइड ग्रुप में से CO को काट के निकाल देंगे तो जो जिस खजाने की हम तलाश कर रहे हैं तो मिल जाएगा, और उसका नाम है एमीन। ठीक है, उसका नाम क्या है, एमीन है। और ये जो कहानी है, इस कहानी को एक और नाम से भी जानते हैं, हो सकता है कि उस नाम से भी आपसे पूछने की कोशिश किया जाए। सो इट इज़ आल्सो नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो डिग्रेडेशन करवाया जा रहा है वो विद द हेल्प ऑफ ब्रोमाइड, यानी ब्रोमाइड की हेल्प से करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका एक और नाम हो सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका नाम हो सकता है। इतनी बातें आप लोग लिख देंगे, और लिखने के बाद जो मेन हमारा है रिएक्शन, एक लाइन का पहले रिएक्शन लेंगे टेल वाले, और इसके बाद मैकेनिज्म इसका दिखाएंगे BSc वाले। ये देखिए, एक लाइन का रिएक्शन पहले समझ लीजिए। ये है आपका CH3CuNH2। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि जब NH2 के साथ साथ CO ग्रुप भी लगा हुआ हो, है ना, NH2 के साथ साथ जब CO ग्रुप भी लगा हुआ हो, और साथ में एक R ग्रुप तो होगा ही होगा, तो इन आपको जो फोकस करना हो इस पर फोकस करना। जब ये दोनों ग्रुप साथ साथ आ जाएँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। और साथ में जब CH3 लगा हुआ, यहाँ पर आप लोग R भी लिख सकते हैं, कोई एक ग्रुप, है ना। यहाँ पर जब CH3 आ जाए तो आप जानते हैं जब CH3 लगा होता है एज ए एल्किल ग्रुप, तो वहाँ पर एसिड करके उसका नाम लिखा जाता है। एसिड करके आप देखेंगे यहाँ पे एमाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेमाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH2 लगा होता तो क्या हो जाता, एसिटैल्डिहाइड हो जाता, है ना। अगर यहाँ पे एसिड वाला ग्रुप लगा होता तो एसिटिक एसिड हो जाता, है ना। उस तरीके से एल्कोहल होता तो एथिल एल्कोहल हो जाता। तो आप देखते हैं कि जब भी CH3 इस तरीके से लगा होता है तो आप देखते हैं कि CH3 लगे होने की वजह से एसिड करके उसका नाम हमेशा लिखा जाता है। एसिटैल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, है ना। देखिए कीटोन में एसीटोन हो गया, उस तरीके से एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन, और इसके बाद एसिटेमाइड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। तो आप देखते हैं जब भी CH3 लगा होता है तो एसिड करके उसका नाम लिखा जाता है। ये बिल्कुल ट्रिक टाइप का है, आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिटेमाइड हो गया, क्योंकि एमाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। CuNH2 को हम लोग बोलते हैं एमाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। प्लस में आपको ब्रोमाइड लेना था Br2, और साथ में एक आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना था, तो हम यहाँ पे NaOH को लिए हुए हैं, तो 4 बार आपको NaOH लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 बार भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि लास्ट वाले अभी स्टेप में मैकेनिज्म में आप देखेंगे वहाँ पर 2 NaOH से भी काम चल जाता है ना। वहाँ पर 2 बार NaOH एक्स्ट्रा लिया गया है, आप उसको भी चाहे तो ले भी सकते हैं, चाहे तो ना लें तब भी काम चल जाएगा। वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आराम से काम चल जाएगा बिना NaOH के। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो 2 NaOH भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग यहाँ पे 4 NaOH भी लिख सकते हैं, दोनों से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए 4 लिखा हुआ है तो 4 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 NaOH अगर आप लोग लेंगे तो देखिए आपके पास मिलेगा क्या, आपके पास मिलेगा यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिग्रेडेशन करवा रहे, किसका, एमाइड का डिग्रेडेशन करवाना है, किसमें, आपका एमीन में करवाना है। तो आपको पहले ही क्लियर है, पहले सारी बातें आपको बता दी गई कि आपको करना क्या है। ये हमारा एमाइड है, और एमीन में आप जानते हैं सिर्फ NH2 ग्रुप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो CO ग्रुप है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा में लगा हुआ है। CO ग्रुप क्या है, एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो कि CO को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब CO को यहाँ से निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, तो Br2 और NaOH की हेल्प से, है ना। Br2 और NaOH की हेल्प से CO को जब आप निकाल देंगे तो निकालने में देखिए CH3NH2 बच जाएगा, आपका एमीन हो जाएगा। देखिए CH3NH2 जिसका नाम है मेथिल एमीन बोल सकते हैं, या फिर मेथिल एमीन, जो भी इस तरीके से करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मेथिल एमीन, है ना। इस तरीके से आपका हो जाएगा, या मेथेनामीन इसका नाम होता है। और ये आप देखेंगे इसमें एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, या फिर प्राइमरी एमीन इसका नाम हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, ये देखिए आपका Na है, और यहाँ पर 2 बार आपको Br दिखाई दे रहा होगा, तो 2NaBr बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा। और यहाँ से ये जो CO निकला है, CO, ठीक है, तो CO, और यहाँ पर अभी 2 बार Na कंज्यूम हो चुका है, तो 2 बार Na बचा हुआ है, 2 बार Na, यहाँ से CO और यहाँ से O मिल करके क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, सॉरी
सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बना लेगा। और इसके बाद आपका ये H2O कहाँ से आया, तो आप देखेंगे यहाँ से दो बार यहाँ से H निकला है ना, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो चुका है, तो दो बार H, और यहाँ पे देखेंगे चार बार ऑक्सीजन था ना, तो चार बार यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, तो यहाँ पर चार बार हाइड्रोजन और दो बार ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑलरेडी बचेगा, तो यहाँ पे 2H2O भी बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आप देखेंगे तो इतना मैटेरियल यहाँ पे बन करके आपके सामने आ जाएगा। और जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो एमाइड से आप देखेंगे ये मीन में कन्वर्ट हो गया है। बाकी की कहानी हम लोग मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, तो तुरंत आते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म पर। ये देखिए मैकेनिज्म को हम लोग जनरली 4 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम लोग सीधे लेते हैं, सबसे पहले इसी एस्टेमाइड को लेते हैं। ये देखिए आपका एस्टेमाइड को हम थोड़ा सा फैला करके लिखे हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए, है ना, करने में। अटैक कराने में थोड़ा फैला रहेगा ना, जल्दी लगेगा, निशाना जल्दी लगेगा। तो निशाना लगाने के लिए इसको फैला के लिखे हुए हैं। देखिए CH3 CO को इसे ऊपर लगा दिए हैं, है ना, ऊपर इसे टांग दिए हैं इसको खूंटी लगा के। और इस बगल में देखिए NH2 को इस तरीके से फैला करके इसका हाथ पैर एकदम पूरा एकदम फैला दिए हैं। जब फैला दिए तो इस तरीके से हो गया है। इस तरीके से होने के बाद अब आप देखेंगे, अब देखिए कहानी इसमें कैसे कैसे शुरू हो रही है। जो राम का जो बाण दिखाई दे रहा है ना, अभी हम समझा रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये देखिए NaOH लेंगे पहला वाला, ये देखिए 4 बार है ना, तो पहला वाला NaOH लेने जा रहे हैं। और Br2 है ना, तो Br2 को यहीं पर ले लेंगे। पहले स्टेप में Br2 को भी ले लेंगे और एक NaOH ले लेंगे और इनको ले लेंगे। अब देखिए कहानी कहाँ शुरू होगी। अब अगर ये रिएक्शन यहाँ पे रख दिया जाए उठा करके, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपने, तो जो लोग शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा, तो वो लोग तुरंत देखते ही बता देंगे कि सर यहाँ पर C+O दिखाई दे रहा है और यहीं पर रिएक्शन स्टार्ट होगा यहीं से, और यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहीं से एकदम स्टार्ट होगा और यहीं से कहानी बिल्कुल आगे बढ़ेगी भी। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हैं ना तो बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होगा और घूम फिर करके वहीं फिर आना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कई स्टेप में चला जाएगा। फिर देखिए हम आपको कैसे समझा रहे हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए वो वाला अगर आप लोग दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमको काम ना यहाँ पे है, काम हमको यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे काम है नहीं, तो यहाँ पे करवाने का मतलब ये हुआ कि आपको कई स्टेप फालतू में जाना पड़ेगा। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ से आप जानते हैं C+O अगर आपको दिखाई देता है तो आपको पता ही ऑक्सीजन की क्या रहती है हमेशा राय, वो हमेशा क्या करता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा पेड़ पे चढ़ा देगा और इसके बाद टांग को खींच लेता है। ये आप लोग जानते हैं पहले से। ये तुरंत बॉन्ड को उठा लेगा, बॉन्ड को उठा लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। जब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ने लगेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन की जिम्मेदारी है, नाइट्रोजन पूरा करेगा। CH3 तो पूरा कर नहीं पाएगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो नहीं बनाता है। वो जनरली क्या करता है, देखते हैं यहाँ पे बगल में 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, 2 यहाँ पे बगल में क्या पड़े हुए हैं, हाइड्रोजन पड़े हुए हैं फालतू में, और हल्के है ना, ये गरीब लोग हैं, हाइड्रोजन का मतलब गरीब लोग। तो क्या करता है, एक गरीब को यहाँ से निकालता है और एक गरीब का बॉन्ड ले जाकर के यहाँ पे बना देता है। और जो ही एक गरीब का बॉन्ड यहाँ पे ले जाकर बना देगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकला, और जो ही हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो OH यहाँ से अटैक करके क्या करता है, उसको H2O बना लेता है। तुरंत क्या बना लिया, H2O बना लिया। क्लियर है मामला। जो ही यहाँ पे H2O बना लिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना गया। लेकिन थोड़ी देर बाद होता ये है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिर से एक दिक्कत आने लगती है कि ये जो अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड को तोड़ करके जो ऑक्सीजन अपने ऊपर लिया हुआ था और माइनस चार्ज बनाया हुआ था, वो फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने लगता है। और जब फिर से यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनाने लगता है तो अब जाहिर सी बात इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी तक घट गई थी, अब बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 5 बॉन्ड जब बनने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर डबल जब बनने लगेगा तो आप जानते हैं 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का। और कार्बन 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता है। तो दिक्कत ये होगी कि अब इस नाइट्रोजन के पास एक चॉइस है, या तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके उठा ले, या तो इस दूसरे हाइड्रोजन को भी निकाले, या तो कुछ ना कुछ 3 5 तो करना पड़ेगा इसको। इस बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉन्ड को ही तोड़ना पड़ेगा इसको, इसके पास और कोई चॉइस नहीं। अगर इस हाइड्रोजन को निकालता भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का बॉन्ड तो बचा रहेगा, यहाँ पर तो इस बॉन्ड को तो हटाना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, और तोड़ करके जब फिर से लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ से क्या कर चुका है, हाइड्रोजन को निकाल चुका है और हाइड्रोजन जाकर के वाटर बना चुका है। तो हाइड्रोजन दोबारा वापस आएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर दिया इसने, नाइट्रोजन ने भगा दिया। उम्मीद करते हैं कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जो लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं मेरे सभी लेक्चर्स को, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे बात को। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले भी मैं लॉन्ग वाला टर्म बता रहा था। तो ये आपको 2-3 स्टेप में लेकर के जो भी मैं कहानी बताया हूँ ना, वो लेकर के आपको जाना पड़ेगा। और वो फालतू हो जाएगा सिर्फ यहीं तक रहने के लिए, यानी कि यहाँ पर फिर से ले जाकर के इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सीधे सीधे ये दिमाग लगाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है NaOH। तो आप जानते हैं ये कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, Na अलग होगा, OH अलग होगा, OH माइनस चार्ज, Na प्लस चार्ज। क्लियर है।
जो ही आपको Na यहाँ पे प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज आपको दिखाई दे, तो OH माइनस आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे H प्लस मिलेगा वहीं पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से H प्लस या तो यहाँ इसके ऊपर अटैक करे या तो इसके ऊपर अटैक करे, तो यहाँ से जाकर के अटैक करता है इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर और तुरंत बना लेता है H2O। और जो ही यहाँ से H2O बना लिया तो यहाँ का बॉन्ड खाली बच गया ना, है ना, यहाँ का बॉन्ड खाली बच गया और इस बॉन्ड को नाइट्रोजन ले लिया, और जो ही नाइट्रोजन ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने लगा, माइनस चार्ज आने लगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भाग गया। और जब भाग गया घर और छोड़ करके नाइट्रोजन का, तो अब यहाँ पे इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो प्लस चार्ज है, सॉरी यहाँ पर देखिए, फिर ये कहानी यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पर प्लस चार्ज को अगर आप लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो मामला गड़बड़ जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि फिर ये Br कहाँ जाएगा, Br का भी तो कुछ सेटलमेंट करना है। तो Br में क्या होता है, Br में आप देखेंगे Br दोनों के बीच में एक ऐसे बॉन्ड बना होता है। तो इसको आप ऐसे लीजिए कि कोई एक है, हालांकि है तो दोनों सेम, तो बिल्कुल एकदम बीचों बीच टूटना चाहिए, और टूटता भी है। लेकिन अब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉन्ड को ले लिया, मान लीजिए एक बॉन्ड को ले लिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव समझ लीजिए। एक मिनट, इस एरो को आप इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो आपका थोड़ा सा उल्टा एरो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह बना लीजिए। इस तरह बनाने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड था उठा करके कौन ले लिया, ये वाला ब्रोमीन ले लिया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसका वाला चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किसी नेगेटिव के ऊपर, तो नेगेटिव देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास मिलेगा, यहाँ पर अटैक करके आके क्या हो जाएगा, ये देखिए जुड़ जाएगा, और एक जो Br है वो यहाँ से बना लेगा NaBr। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा, क्योंकि कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो। ये देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले NaOH से स्टार्ट करिए। NaOH से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे OH और बगल में Br पड़ा हुआ है। तुरंत आप दिमाग लगाइए, NaBr बना लेगा। क्या बना लेगा, NaBr, KBr आप जानते हैं बनता है ना, तो Na और Br, एक Na और एक Br मिल करके NaBr मान लीजिए बना लिया, इतना काम खत्म। अब यहाँ से बच गया OH बेचारा अकेला, तो OH जाके अटैक कर देगा हाइड्रोजन के ऊपर और बना लेगा H2O, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब सिर्फ बचा है एक ब्रोमीन, और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली बचा हुआ है, यहीं पर जाकर के जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे Br आकर के जुड़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे NaBr बन गया था, H2O बन गया था, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकेंड में। अब स्टेप नंबर सेकेंड में फिर से लेंगे एक NaOH को। आप लोग जानते हैं कितना NaOH हम लोग लिए हुए थे, 4 बार लिए हुए थे, तो एक बार आपका हो चुका है, अब दूसरी बार लेंगे फिर से, और जो प्रोडक्ट बना था अभी स्टेप नंबर फर्स्ट में उसको लेंगे। तो उसको ले लिए, प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पर ले लिए फिर से NaOH। तो फिर से वही कहानी रिपीट होगी। आप जानते हैं OH माइनस में टूटता है, Na प्लस में टूटता है। फिर से आप जानते हैं OH यहाँ पे है तो H पे फिर से अटैक करेगा। ये देखिए H पे फिर से अटैक किया, H पे फिर से अटैक करके यहाँ पे जब वाटर बना लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड था वो कौन ले लिया, ये बॉन्ड ले लिया यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया है। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे अभी हम रिमेन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं। और यहाँ पे Na प्लस आपका बच चुका है, Na प्लस को भी यहाँ पे रहने देते हैं। आप चाहें तो Na प्लस को उठा करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए Na प्लस को यहीं पे रहने दीजिए। इसका सेटलमेंट बाद में करेंगे, है ना, इसका अफेयर बाद में करवाएंगे किसी से, इसका भी घर बसाएंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में बसाएंगे, पहले भी Na को ऐसे बेचारे को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो ही आपका बनेगा इसको उठा कर फिर लिख दीजिए स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड में जब लिखेंगे तो फिर से अब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। CO का काम अब यहाँ से पड़ेगा, है ना, CO का काम अब यहाँ से पड़ेगा। अब यहाँ पर जाकर के कुछ ठीक लगेगा CO की बॉन्ड को तोड़ते समय, नहीं तो अभी आप लोग जब वहाँ पे शुरू में जब तोड़ेंगे तो बिल्कुल आपका वेस्ट जाएगा स्टेप, उसमें कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे थे इसके ऊपर माइनस चार्ज था, यहाँ पर माइनस चार्ज था, तो इस माइनस चार्ज से यहाँ पे बनेगा क्या, डबल बॉन्ड। क्योंकि आप जानते हैं माइनस चार्ज का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी हैं, एक हाइड्रोजन का था और एक इसका खुद का था, इसको लिया हुआ था तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया हुआ था, तो इससे बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये देखिए आपका डबल बॉन्ड बना लिया, और जो ही यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बनाएगा तो आप जानते हैं क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 5 बॉन्ड बनने लगे ना, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन उठा लेगा, और जब ऑक्सीजन उठा लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब फिर से वही कहानी रिपीट हो रही जो हम शुरू में आपको बताए थे, है ना, कि C डबल बॉन्ड O में से ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ करके उठा लेता है, तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ तक, यहाँ से आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि आप लोग जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O ज़्यादा देर तक यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ करके उठा के नहीं रख सकता अपने सिर पर, बाद में टांग खींचने वाला काम जरूर करता है। तो ये तुरंत ये जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ था फिर से यहाँ पे बनाने लगता है डबल बॉन्ड, कहता है हम अपना फिर से बनाएंगे, तुम कहाँ यहाँ बनाए हो डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ से जब डबल बॉन्ड बनाने लगेगा तो अब नाइट्रोजन बेचारा घबरा जाएगा,
क्यों घबरा जाएगा? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं ये वाला जो कार्बन है ना, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट था, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 कंप्लीट था। अब जब यहाँ पे एक और बनने लगेगा तो यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड होने लगेगा। अब कार्बन बेचारा एकदम परेशान हो जाएगा। अब हम क्या करें? तो बगल में कौन परेशान किया था? नाइट्रोजन परेशान किया था। नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के काम गड़बड़ किया था। तो ये कहेगा भाई नाइट्रोजन अपना बॉन्ड हटाओ। तो नाइट्रोजन अपना बॉन्ड हटाएं कैसे, है ना? क्योंकि नाइट्रोजन अपना बॉन्ड हटाएंगे तो कहाँ से, कैसे हटाएंगे? तो फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से आप पहुँच जाएंगे। तो क्या करें? नाइट्रोजन क्या करे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, ना ही कोई हाइड्रोजन बचा है, ना ही कुछ बचा है, सिर्फ एक यहाँ पे Br बचा हुआ है। तो अब सिर्फ नाइट्रोजन के पास एक ऑप्शन है कि इस Br को यहाँ से निकाल दे, और जो ही इस Br को यहाँ से निकालेगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे खाली बच जाएगा। इसी बॉन्ड से इस पीछे से ये जो आपका एक जो R ग्रुप है, ये जो CH3 है, इसको उठा करके ला के यहाँ पे अगर जोड़ दे, अपने साथ यहाँ पे जोड़ ले, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये जो कार्बन है, कार्बन का 4 बॉन्ड बैलेंस हो जाएगा। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 बॉन्ड बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ पर, 2 बॉन्ड यहाँ पर, 4 बॉन्ड बैलेंस हो जाएगा। अगर इस पीछे वाले को तोड़वा दे तो, या तो इसको तोड़ ले या तो इसको तोड़वा दे। तो इसको तोड़वाने के लिए इसको तोड़ के निकालना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये Br को तोड़ करके निकालता है तो Br माइनस क्या है? Br माइनस, और ये देखिए CH3 आकर के पीछे से यहाँ पे ये देखिए जुड़ जाता है, जिसका नाम हो जाता है मेथिल आइसोसाइनेट। इसका नाम क्या है? मेथिल आइसोसाइनेट। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे बनता है। अब उन दोनों को याद करिए। बेचारा सोडियम यहाँ पे अकेले कब से वेट कर रहा है, कोई मिले तो चक्कर चलाएं, तो मिल गया। देखिए यहाँ पे Br माइनस यहाँ से निकला ना थर्ड स्टेप में। अब इन दोनों का क्या करवा देंगे? दोनों की बातचीत चलवा के, दोनों के अच्छे लड़के हैं, शादी करवा देंगे, आराम से जाके मस्ती करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 स्टेप आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों की बात खत्म हो जाएगी। अब आते हैं इस मेथिल आइसोसाइनेट को लेंगे स्टेप नंबर 4 में, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। तो स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे लेंगे, और लेने के बाद फिर से आपको याद है कि 4 बार हम लोग NaOH लिए हुए थे, 2 बार आपका कंज्यूम हो चुका है, 2 बार अभी और बचा हुआ है। जैसा कि हम आपको वहाँ पर बताए हुए थे कि आप लोग चाहें तो NaOH को 2 बार भी ले सकते हैं, तभी काम आपका चल जाएगा। तो 2 बार अगर आप लोग लेंगे तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा आपका NaOH, यहाँ के लिए नहीं बचेगा। अगर यहाँ के लिए नहीं बचेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, यानी कि H2O से रिएक्शन करवा देंगे, तब भी आप देखेंगे यहाँ से ये CO यहाँ से गायब हो जाएगा और वाटर में से हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आप देखेंगे CH3NH2 बन जाएगा, है ना, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद भी। लेकिन हम लोग वहाँ पे 2 बार और NaOH ले लिए हुए थे, तो हम लोग उसका यूज करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी लेकर के किसी भी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो 2 बार हम लोग और लिए हुए थे, 2 बार NaOH यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 बार NaO और यहाँ से CO मिल करके आप देखेंगे Na2CO3। आप देख रहे थे ना जब एक लाइन का स्टेप एक लाइन का जब हम रिएक्शन आपको दिखाए हुए थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि Na2CO3 बनेगा। तो Na2CO3 यहाँ से बन जाता है लास्ट स्टेप में, और आप देखेंगे यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन है ना, तो 2 बार हाइड्रोजन जा करके यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड से जुड़ जाता है, और इन दोनों बॉन्ड से जुड़ करके यहाँ पे NH2 बना लेता है। तो CH3NH2 जो कि 1 डिग्री आपका एमीन है, जिसको हम लोग मेथिल एमीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 स्टेप का ये पूरा मैकेनिज्म था। आप लोग 1-2 बार खुद से करेंगे तो आपको आराम से करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से एग्जाम में जा करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेपरेशन, जो आपका जो दूसरा पॉइंट था उस पर आते हैं सेपरेशन वाले पे। तो सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि सेपरेशन हमको करवाना है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का हमको क्या करवाना है? सेपरेशन करवाना है ना। सेपरेशन का मतलब है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को एक ही बर्तन में एकदम ऐसे मिला करके रख दिया गया, मिक्सर बना के रख दिया गया है ना। जब मिक्सर बना के रख दिया गया तो उसको क्या करना है? हमको तीनों को अलग अलग करना है, उसमें से 1 डिग्री वाले को अलग करना है, 2 को अलग करना है, 3 को अलग करना है। तो अब कैसे करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको करने से पहले बना तो लें, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को बना तो लें। जब बना लेंगे तब तो जाके सेपरेट करेंगे। हालांकि आपसे पूछा नहीं कि आप बनाइए, है ना, और आप लोग लिखिएगा भी मत। अगर आपसे पूछा सेपरेशन, तो आप लोग ये जो बनाने वाला प्रोसेस जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बनाने वाला प्रोसेस, जितने भी रिएक्शंस हैं, इसको आप लोग मत लिखिएगा। जब पूछे बनाने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जब आपको बनाने के लिए पूछे तभी आप लिखिएगा। या फिर एक दूसरे नाम से अगर आपको रिएक्शन पूछे कि हॉफमान्स अमोनोलाइसिस, इसका नाम है हॉफमान्स अमोनोलाइसिस, अगर आपसे इस नाम से रिएक्शन पूछता है तब भी आप समझ जाइए कि हॉफमान अमोनोलाइसिस से हम लोग क्या करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को बनाने का काम करते हैं, प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो हॉफमान अमोनोलाइसिस से अगर आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का।
उसकी सिंथेसिस करनी पड़ेगी, उसका रिएक्शन आपको देना पड़ेगा, तब आप लोग इसको दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग मत लिखिएगा। कहाँ से लिखना है सेपरेशन वाला आंसर अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम लोग पहले इसको बना लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग हॉफमैन अमोनोलिसिस से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है। तो अमोनोलिसिस का मतलब होता है अमोनिया। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? अमोनिया से रिएक्शन करवा देना। अमोनिया से रिएक्शन करवा देना ही होता है अमोनोलिसिस। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वो जो अमोनिया होगी ना, वो अमोनिया सिर्फ NH3 नहीं होगी, एक्वस अमोनिया होगी, यानी कि जलीय अमोनिया होगी। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्वस अमोनिया क्या होती है उसके बारे में डिटेल्ड में बिल्कुल हम लोग पढ़े हुए हैं। जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ जा करके उसको पढ़ लीजिए। तो जो एक्वस अमोनिया होती है, एक्वस अमोनिया से आपको रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ अमोनिया से रिएक्शन नहीं करवाना है। एक्वस अमोनिया और अमोनिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अमोनोलिसिस करके हम लोग इसको बनवाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। सिंपल सा एक रिएक्शन होता है, एल्किल हैलाइड आपको लेना है, हेलो एल्किन जिसको आप बोल सकते हैं, हेलो एल्किन आपको लेना है, और विद एक्वस NH3 यानी कि एक्वस अमोनिया एक्सेस अमाउंट में लेना है। कितने अमाउंट में? एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है, यानी कि अमोनिया की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जब इसको लेकर के आप लोग जब यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, देखिए किस तरीके से खटाखट एकदम बिल्कुल बनता हुआ चला जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये देखिए, ये है आपका एल्किल हैलाइड, और ये देखिए आपका अमोनिया NH3 को NH2 और H यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है NH3। इसका मतलब क्या है? ये NH3 है, अमोनिया है। क्लियर है? तो अमोनिया में से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से हैलोजन मिल करके H और X बना लेगा, क्योंकि आप जानते हैं H प्लस होता है और X माइनस। कोई जो हैलोजन होता है, हैलोजन के ऊपर हमेशा माइनस आ जाता है। तो H और X मिल करके यहाँ पे HX, जैसे यहाँ पे अगर Cl हो और यहाँ पे H हो तो HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो HX यहाँ पे बन जाएगा और साथ में यहाँ पे R और NH2 आपस में मिल जाएंगे, RNH2 बन जाएगा। एक R ग्रुप लगा हुआ है, मतलब 1 डिग्री एमीन है। सेम वैसे ही आप देखेंगे, क्योंकि अमोनिया हम लोग लिए बिल्कुल एक्सेस अमाउंट में, तो आगे भी अमोनिया काम देगी। फिर से आपको क्या करना है? यही लेना है, 1 डिग्री जो आपका एमीन बना हुआ है, 1 डिग्री एमीन लीजिए और फिर से RX लीजिए। ये जो RX है, RX को दोबारा लीजिए, है ना। ये जो आपका 1 डिग्री एमीन बना है इसको लीजिए और RX को फिर से दोबारा लीजिए। फिर से जब आप लेकर के करवाएंगे तो आप जानते हैं इसमें NH2 में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन और 1 X फिर से मिलकर के HX बना लेगा, और ये वाला जो R होगा जाकर के यहीं पर जुड़ जाएगा। तो N के साथ कितना R जुड़ गया? 2 R जुड़ गया और 1 हाइड्रोजन, फिर से HX बन गया। यहाँ पे H और X मिलकर के HX बन गया, और एक किसकी प्रेजेंस में हो रहा है याद रखिएगा? NH3 यानी कि अमोनिया की प्रेजेंस में वाला रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया से नहीं हो रहा है, अमोनिया की प्रेजेंस में वाला रिएक्शन हो रहा है। अगर आप लोग अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, है ना, एक साल्ट बना लेंगे, और उस साल्ट आपका वो कुछ और बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे अमोनिया का होना ज़रूरी है। उसी की प्रेजेंस में ये दोनों HX और ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका 2 डिग्री बन जाएगा। सेम वैसे ही आप देखेंगे, फिर से 2 डिग्री को लेंगे, इस 2 डिग्री को यहाँ पे लेंगे और फिर से RX को लेंगे। फिर से RX को लेने के बाद फिर से यहाँ पे X और H यहाँ पे मिल करके फिर से HX बना लेगा, और ये वाला जो R ग्रुप होगा जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो फिर से आप देखेंगे 3 बार R और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो 3 एल्किल ग्रुप होने की वजह से 3 डिग्री एमीन यहाँ पे बन जाएगा। अब एक बार और देख लेते हैं। अब अगर आप एक बार और RX से, जो RX है, फिर अगर आप मान लीजिए एक बार और RX से इसी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? तो इस 3 डिग्री से RX का अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हैं फिर से, तो ये दोनों ही आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसको हम लोग एक साल्ट बना लेंगे, जिसका नाम होगा अमोनियम साल्ट। ठीक है? 3 बार R है, एक बार R मिल करके R4 हो जाएगा, नाइट्रोजन रहेगा और हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, हैलोजन के ऊपर माइनस चार्ज यहाँ पे करके दिखा देंगे। इसका नाम होता है अमोनियम साल्ट, जो कि ये रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाने की वजह से इसको भी लास्ट में दिखाना पड़ता है। बाकी आप देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे बन चुका है किस तरीके से। जब ये बन गया है तो आप देखेंगे बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं बना है, यानी कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो बना है एमीन, ये प्योरेस्ट नहीं है, यानी कि प्योर फॉर्म में नहीं है। तो किस फॉर्म में है आगे देखते हैं। देखिए अभी हम आपको जैसा कि बताएं कि प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। जो भी एमीन अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिला है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है, है ना। सब एक ही रिएक्शन में आप देखें, एक ही बार में HX RX हम लोग बढ़ाते गए हैं, अमोनिया बढ़ाते गए हैं, RX बढ़ाते गए हैं, उसी में सब रिएक्शन होकर बिल्कुल एक ही बर्तन के अंदर तीनों डिग्री बन गया, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब मिलकर के उसी में, और साल्ट वोल्ट सब उसी में मिलकर के बिल्कुल एकदम खिचड़ी हो गया है, मिक्सर बन गया है ना। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एक्वस NH3
देखिए जब आप रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड का एक्वस NH3 से तो क्या होगा, एन अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। तो क्या हुआ है, एक अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ है। अमोनियम सॉल्ट आप देखें लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में एकदम क्या बना है, अमोनियम सॉल्ट बना हुआ है। बट इन द एक्सेस ऑफ एक्वस NH3, अगर आप लोग ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस NH3, अगर आप लोग अमोनिया की जो अमोनिया का जो अमाउंट है उसको आप एक्सेस अमाउंट लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, तो आप देखेंगे जो अमोनियम साल्ट है ना, जैसे कि हम आपको बोले थे ना कि अगर आप लोग अमोनिया नहीं लेंगे ना तो सब मिला करके क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा, और वो अलग अलग नहीं होगा। तो अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में एक्वस अमोनिया को लेते हैं, जिससे वो अलग अलग होकर के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाता जाता है, और लास्ट में फिर से एक साल्ट बना लेता है। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सेस में लेते हैं तो प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, एंड टर्सरी यानी कि 3 डिग्री एमीन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। ये देखिए मिक्सचर यहाँ पे लिखा हुआ ना, यानी कि ये तीनों ही बिल्कुल एक ही बर्तन में खिचड़ी की तरह से बन जाते हैं, यानी कि सब्जी हो गया, दाल हो गई, रोटी हो गई, सब मिला करके एक ही बिल्कुल एकदम खिचड़ी बना दिया गया है। अब खाइए बैठ के, तो कैसे खाएंगे, सबको अलग अलग करेंगे तभी तो खाएंगे। तो अलग करने के लिए इट कैन बी सेपरेट बाय द रिएक्शन ऑफ डाई एथिल ऑक्जेलेट। ठीक है, किससे सेपरेट करते हैं, तो आप देखेंगे इसको सेपरेट करने के लिए रिएक्शन करवाना पड़ता है डाई एथिल ऑक्जेलेट से। किससे, डाई एथिल ऑक्जेलेट। इस कंपाउंड को आप लोग याद रखिएगा, ये बड़ा सा एक कंपाउंड है डाई एथिल ऑक्जेलेट। इससे जब हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन्स मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स। ठीक है, यानी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, आपको यहाँ से आंसर लिखना है। जो सेपरेशन वाला जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से आपको लिखते हुए चले जाना है, और दो आपको बड़ा बड़ा रिएक्शन दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बात आप लोग लिखेंगे, और साथ में आप लिखेंगे इसके आगे दो रिएक्शन आप करके दिखाएंगे कि डाई एथिल ऑक्जेलेट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो किस तरीके से अलग होता है, इसको आपको आगे रिएक्शन से दिखाना है, और इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो रिएक्शन अभी हम आपको 3-4 दिखाए हैं वो आपको नहीं लिखना है जब तक आपसे पूछा ना जाए। क्लियर है, अब आते हैं वो बड़ा वाला रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये लगाते हैं, जैसे मान लीजिए तीनों एक ही में मिक्सचर है बिल्कुल हमारे पास, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों को हम लोग एक ही में मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स करने के बाद अब इन तीनों को अलग अलग करना है, 1 डिग्री को अलग करना है, 2 डिग्री को अलग करना है, 3 डिग्री को अलग करना है। तो दिमाग ये इसमें लगाया जाता है ना कि 1 डिग्री को अलग कर लिया जाता पहले, फिर कौन कौन सा बचा, 2 डिग्री बचा और 3 डिग्री बचा, तो फिर 2 डिग्री को भी अलग कर लिया जाता है। और जब 1 डिग्री पहले में निकाल लिया गया था, 2 डिग्री को इसके बाद निकाल लिया जाएगा, तो सिर्फ लास्ट में कौन बचेगा, 3 डिग्री बचेगा। यानी कि 3 डिग्री को अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ किसको अलग करना है, अगर 1 डिग्री को अलग निकाल लिया जाए, 2 डिग्री को अलग निकाल लिया जाए, 3 डिग्री लास्ट में अपने आप बच जाएगा, उसको अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यही दिमाग यहाँ पे लगाते हैं। इसीलिए 2 रिएक्शन सिर्फ करते हैं, एक तो 1 डिग्री के लिए और दूसरा 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री वाला अंडरस्टूड है कि 3 डिग्री अपने आप लास्ट में बच जाएगा। जब इन दोनों को निकाल लिया गया तो लास्ट में बर्तन में कौन बचेगा, 3 डिग्री अपने आप बच जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, वही डाई एथिल ऑक्जेलेट से रिएक्शन करवा के। ये देखिए आपका है डाई एथिल ऑक्जेलेट, इसका जो फार्मूला होता है आप देखेंगे COOC2H5, COOC2H5 यहाँ पे कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, COOC2H5, COOC2H5 आप देख पा रहे हैं 2 बार एथिल लगा हुआ है ना, 2 बार एथिल, तो 2 बार इसलिए डाई एथिल बोलते हैं, और बाकी को ऑक्जेलेट बोलते हैं, तो डाई एथिल ऑक्जेलेट। और ये ले लिए 1 डिग्री, सबसे पहले 1 डिग्री को सेपरेट करते हैं, तो 1 डिग्री एमीन ले लिए, कितनी बार, 2 बार लिए, एक बार RNH2, RNH2। ये आपका कौन सा कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। अभी हम लोग बनाए हुए थे, आप लोग देखे थे, RNH2 आपका क्या था, 1 डिग्री एमीन था, क्योंकि एक ही R ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इस NH2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे ताकि हमको आराम से दिखाई दे। इसमें से आप देखेंगे C2H5O और H, C2H5O और H मिल करके क्या बना लेंगे, 2 बार एथिल एल्कोहल बना लेंगे, C2H5OH बना लेगा। तो आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आपको सेपरेट करते समय एथिल एल्कोहल जरूर बनाना है। क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल आपको जरूर बनाना है। आप देखेंगे डाई एथिल ऑक्जेलेट में से C2H5O इसके हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना लेगा, 2 बार एथिल एल्कोहल बना लेगा, और बाकी जो है आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, देखिए CONHR, CONHR, ये देखिए CONHR, CONHR, ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है तो इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको हम लोग इधर उधर घुमा घुमा के लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पर जब ये कंपाउंड आपके पास बन करके आ जाएगा, एथिल एल्कोहल निकलने के बाद ये वाला जो बड़ा सा कंपाउंड है, तो इसका तुरंत रिएक्शन करवा देंगे KOH, किससे, KOH से रिएक्शन करवा देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा देंगे, तुरंत हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री। कैसे, KOH में से, यहाँ से याद रखिएगा OH और K नहीं अलग अलग होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन देगा, ये क्या देगा, KOH जो होगा यहाँ से हाइड्रोजन देगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन देगा तो देखिए RNH है ना, RNH है, यहाँ से टूटेगा
और ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और हो जाएगा RnH2 RnH2। कितनी बार? 2 बार RnH2 यहाँ पे बन जाएगा। और साथ में आपका ये जो KO है, ये आपका KO जा करके इसी के साथ दोनों जगह पे जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 बार लिए हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा COOK कुक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुक यहाँ पे बन जाएगा 2 बार। तो इससे हमको मतलब है नहीं, ये आपका देखिए सेपरेट हो गया। 1 डिग्री इसमें से क्या हो गया, इन तीनों ही मिक्सचर में से 1 डिग्री को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब उसी मिक्सचर में हम लोग क्या मिलाए हुए थे, डाई एथिल ऑक्जेलेट मिलाए हुए। तो जैसी बात है कि 2 डिग्री वाला भी रिएक्शन करेगा। तो देखिए 2 डिग्री वाला कैसे रिएक्शन करेगा उसको हम आगे दिखाते हैं। ये एक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए, तो ये आपका 2 डिग्री है, इसमें देखिए R2 लिखा हुआ। R2 का मतलब 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे NH सिर्फ है क्योंकि एक हाइड्रोजन और निकल चुका है। तो R2NH ये आपका 2 डिग्री एमीन है। अब ये जो 2 डिग्री एमीन होता है, और यहाँ पे फिर से देखिए डाई एथिल ऑक्जेलेट को फिर से लिया गया है। डाई एथिल ऑक्जेलेट को फिर से लिया गया है क्योंकि उसी मिक्सचर में डाई एथिल ऑक्जेलेट को डाला गया था। तो दोनों रिएक्शन करेंगे। 1 डिग्री कैसे रिएक्शन करेगा हम आपको दिखा चुके हैं। 2 डिग्री देखिए कैसे रिएक्शन करता है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें 2 बार लेना पड़ रहा था यहाँ पर भी, और यहाँ से 2 बार बनाना पड़ रहा था। इसमें एक ही बार में काम चल जाता है। कैसे चल जाता है, इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ से C2H5O। फिर से देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए थे हिंट कि जब भी आपको डाई एथिल ऑक्जेलेट देखने के लिए मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पे आपको एल्कोहल जरूर बनाना है, एथिल एल्कोहल आपको जरूर बनाना है। तो C2H5O और यहाँ से H मिल करके क्या बना लेगा, C2H5OH। और जब ये निकल जाएगा तो बाकी का ये जो मैटर है वो जाकर के इसी के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये देखिए CONR2 और ये नीचे वाला बिल्कुल ऐसे पड़ा रहेगा, COO C2H5। ठीक है, फिर से इसमें से फिर से इसको क्या चाहिए, R2 है, N है, और इसका जो हाइड्रोजन यहाँ से जो गायब हुआ है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देने के लिए यहाँ से KOH लेंगे। इसमें से हाइड्रोजन निकल करके चला जाएगा इसके पास, तो R2NH। ये देखिए R2NH आपका 2 डिग्री अलग हो जाएगा। और साथ में लास्ट में क्या बचा, आप देखिए CO के साथ जाके K जुड़ जाएगा, सॉरी KO जा करके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो आपका फिर से कुक बन जाएगा ऊपर COOK, और नीचे आपका COO C2H5 वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, एक यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन को जब देना है तो हाइड्रोजन को देने के लिए आप बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेस हमेशा क्या देता है, OH देता है, ना कि H देता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे खुद ही ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं COO ग्रुप लगा हुआ था, COO ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा, अगर यहाँ से इसको हटा करके H लगा दिया जाए तो ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, है ना। यानी कि ये यहाँ पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है। जब एसिड ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप यहाँ से फिर से एसिड लेंगे तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एसिड ना लेकर के बेस लिया जाता है, ताकि बेस और एसिड मिलकर के यहाँ पे क्या बना लें, साल्ट बना ले, सॉलिड फॉर्म में एक साल्ट बना लें, जिसको आराम से अलग कर दिया जाए और यहाँ पर एमीन को अलग कर दिया जाए। इसीलिए यहाँ पे बेस लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये खुद ही एसिड है, इसलिए यहाँ पर बेस लेना हमारी मजबूरी है। फिर भी इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा रिएक्शन आपको ठीक से समझ में आया होगा। यहाँ तक आप लोग लिख देंगे सेपरेशन वाला आंसर, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ठीक से आपको सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको रिएक्शन समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए